हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जीओई कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप देख रहे हैं हमारा एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम अभी क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। और ये आज जो हम करने वाले हैं उसका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जो कि नए सिलेबस में ओमिट भी कर दिया गया है, हटा दिया गया है। बट फिर भी क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे। और चैप्टर है सेटलमेंट्स के बारे में, जो है ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन अर्थ। तो अलग टाइप्स के पैटर्न्स, अलग टाइप के सेटलमेंट्स, इनके डेफिनेशंस ये बहुत मैटर करते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, अर्बन रूरल इनके क्लासिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सपोर्ट ज़रूर करिए। और आगे भी हम इस चैनल पे और सारे वीडियोस लाते रहेंगे। तो आइए सीखते हैं चैप्टर नंबर 10, जो कि है ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये है चैप्टर नंबर 10। टाइटल है ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो इसकी शुरुआत आप देखेंगे यहाँ से होती है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो कोर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है। कि किसी भी जगह पे अगर आप मैप करेंगे तो जो भी पैटर्न बनाएगा, सेटलमेंट्स जहां भी होंगे, रोड किनारे होंगे, रेलवे लाइन किनारे होंगे, वो मैप के ऊपर एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाता है, यानी धरती पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को दिखाता है। राइट, इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट। इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन सेटलमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है? अ प्लेस इनहैबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। जहां पे इनहैबिटेड प्लेस हो, मतलब लोग वहां रहते हो, चाहे परमानेंटली ही रहते हो रफली, या कई बार सीजनली माइग्रेट भी कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे परमानेंसी का मतलब ये है कि ज्यादातर समय अपना लोग वहीं व्यतीत करते हैं। राइट, अब इसका डिजाइनिंग होता है, रीडिजाइनिंग होता है, और सेंचुरीज ओल्ड हाउसेस आप देखिए कैसे रीडिजाइन होते होते, चेंज होते होते टेक्नोलॉजी के साथ अब हम किस तरह के घर बनाने लगे हैं। तो ये जो चीजें हैं आपको दिखेगा कैसा मटेरियल है, कैसा टेक्नोलॉजी है, कैसे कल्चरल चेंज हुआ, और कैसे हमने नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करना सीखा समय के साथ। यही इंपॉर्टेंट है कोर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो इसमें आप देखिए कुछ सेटलमेंट टेम्परेरी भी होता है और कुछ शॉर्ट पीरियड होता है सीजनली, लेकिन ज्यादातर सेटलमेंट्स आप देखेंगे जो परमानेंट सेटलमेंट है उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है धरती पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स में रूरल अर्बन डाइकोटमी यहाँ पे दिया गया है। अब डाइकोटमी का मतलब है कि एक कंप्लीट को दो हिस्सों में बांट देना। राइट, इसको डाइकोटमी कहते हैं। तो डाइकोटमी क्या है? इधर रूरल है, इधर अर्बन है, और ये टोटल को आप सेटलमेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो सेटलमेंट है रूरल अर्बन, इसमें बहुत सारे बेसिस हैं इसके चेंज के। आप देखेंगे कि कैसे हम डेफिनेशंस बदलते हैं। तो पॉपुलेशन साइज सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, लेकिन ये यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि भारत के कुछ गांव ऐसे हैं जिनका पॉपुलेशन इतना है कि उनके बड़े बड़े शहर में भी उतना पॉपुलेशन नहीं है, यूरोप में और अमेरिका में। तो इसके लिए यूनिवर्सल डेफिनेशन पॉपुलेशन पे तो नहीं हो सकता, तो कंट्री स्पेसिफिक होता है, लोकेशन स्पेसिफिक होता है। राइट, तो आप देखेंगे ये डेवलपिंग डेवलप डिवाइड की बात यहाँ की गई है कि उनके टाउन्स और हमारे टाउन्स में बहुत फर्क है। राइट, नॉट जस्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में, बट पॉपुलेशन साइज के आधार पे और ऑक्यूपेंसी के आधार पे। तो यहाँ पे देखिए मेन ऑक्यूपेशन टाउन्स में क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, जो हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर नहीं मिलेगा, टाउन या सिटी तभी होगा जहां पे सेकेंडरी या टर्शरी या क्विनरी क्वाटरनरी एक्टिविटीज ज्यादा होंगी। राइट, और प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है वो गांव में होगा, विलेजेस में, जहां एग्रीकल्चर होगा, माइनिंग होगा, फिशिंग, लुम्बरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब होगा। अब इसमें एक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग दे दिया गया है बॉक्स में छोटे में, सब अर्बनाइजेशन। यानी अगर ये मेरा मेन अर्बन सेंटर है तो इसके आसपास थोड़ा इससे दूर कहीं पे, यहाँ पे छोटे छोटे टाउन्स जो क्रिएट होते हैं, इनको सब अर्ब्स कहते हैं। और सब अर्ब्स जो होते हैं वो हाईवे या फ्रीवे से कनेक्टेड होते हैं। इस तरह का डेवलपमेंट आप देखेंगे हर जगह पे, खास करके पोस्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 जो होता है उसके बाद, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो सारा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ दुनिया भर में, और इसमें ये सब अर्बिया बना, सब अर्बन डेवलपमेंट शुरू हुआ। और सब अर्ब्स आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं वेस्ट में भी और हमारे कंट्री में भी। ये मेन शहर को डीकंजेस्ट करने के काम आते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप समझेंगे कि कितने लोग बाहर रहते हैं दिल्ली से, रोज आते हैं काम के लिए फिर चले जाते हैं। कितने लोग दिल्ली में जिनका ओरिजिनल घर है वो बाहर जाके काम करके चले आते हैं। तो एक ये टो फ्लो रिलेशनशिप बनता है, और इसी से बहुत बड़ा एक एग्लोमरेशन क्रिएट हो जाता है अर्बन एरिया में, जो आप आज के डेट में एनसीआर को देखते हैं, रीजन बन गया ये।
राइट। तो ये चीजें हैं सबअर्बिया का डेवलपमेंट जो है 50-60 से जो शुरू हुआ उसके आधार पे। अब देखिए डिफरेंशिएशंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन जो है वो मेनली फंक्शनल बेसिस पे होता है, यानी अर्बन फंक्शंस अलग हैं, रूरल फंक्शंस अलग हैं, और ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है सेटलमेंट्स में, ये ध्यान रखिए। राइट, कुछ सेटलमेंट जो होता है उसमें जो फंक्शंस है वो हो सकता है कि रूरल हो, लेकिन फिर भी उसको कैटेगराइज किया गया अर्बन में एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए जैसे पेट्रोल पंप, इसको हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ होगा, थोड़ा अर्बन एरिया में, टाउन में, गांव में नहीं होता। लेकिन ये पेट्रोल पंप यूएस में रूरल एरिया में भी मिल जाएगा आपको। तो लोअर ऑर्डर फंक्शन कहा जाता है इसको यूएस में, हमारे यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन है यही चीज। इसके लिए कहा गया कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। राइट, अगर फंक्शनल क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो यूएस का अलग है, इंडिया का थोड़ा अलग होगा। तो फैसिलिटीज जो हमारे अर्बन एरियाज में है हो सकता है उनके रूरल एरियाज में भी हो। तो इसी को डेवलपमेंट कहते हैं कि आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो यूनिफॉर्मिटी की तरफ बढ़े, रूरल अर्बन डिवाइड नहीं होके रूरल अर्बन कंटिन्यूटी हो सर्विसेज के मामले में। राइट, कल्चरल चेंज तो बहुत बाद में होगा कि पूरा एक ही जैसा हो जाएगा, लेकिन सर्विसेज जरूर मिलनी चाहिए, ये है डेवलपमेंट का पैरामीटर। अब देखिए यहाँ पे सेंसस कैसे डिफाइन करता है इंडिया में। तो ऑल प्लेसेस जो कि म्यूनिसिपैलिटी हो, कॉर्पोरेशन हो, कैंटोनमेंट हो या नोटिफाइड टाउन हो, एक तो वो टाउन हो गया। उसके अलावा पॉपुलेशन पैरामीटर है 5,000 लोग रहने चाहिए वहां पे, और उसमें से 75% लोग जो है मेल वर्कर वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में होने चाहिए, तब उसको टाउन बोलेंगे। या अगर एरिया में आप देखेंगे पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से तो 400 होना चाहिए डेंसिटी, तब उसको आप टाउन कह सकते हैं। राइट, काफी छोटे छोटे टाउन्स भी हैं जहां इतना पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, लेकिन ये नोटिफाइड है, म्यूनिसपैलिटी है वहां पे या कैंटोनमेंट है, तो उसको भी हम टाउन कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स एंड पैटर्न्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें देखिए बहुत सारे टाइप्स और पैटर्न्स आपको दिखेंगे, और जिसमें शेप, पैटर्न्स, राइट, जो सरफेस के ऊपर क्रिएट करता है उसके आधार पे ये कहा गया है। तो शेप वाला क्लासिफिकेशन देखिए, कॉम्पैक्ट एंड न्यूक्लिएटेड। ये कॉम्पैक्ट होगा या न्यूक्लिएटेड, यानी क्या होगा, एक ही जगह पे बहुत सारे घर आपको मिलेंगे, कॉम्पैक्ट है। राइट, तो इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट या न्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस पे बहुत सारा है। वहीं आप देखिए तो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, आप एक हिल्स में देखिए एक घर यहाँ है तो दूसरा घर यहाँ है तो तीसरा घर यहाँ है, ये डिस्पर्सल हो गया है इसमें। तो आप देखेंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आपको प्लेन एरियाज में ज्यादा मिलेगा, और हिल्स में या ऐसे एरिया में जहां पे प्रॉब्लम है, फिजियोग्राफी थोड़ा सा डिस्पर्स्ड सा है, राइट, वहां पे आपको डिस्पर्सल मिलेगा सेटलमेंट में, एक ही जगह पे सारे सेटलमेंट नहीं होते, तो इनको डिस्पर्स्ड कहते हैं। अब बात उठती है रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट्स की। तो रूरल सेटलमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डोमिनेट करेगा, एग्रीकल्चर होगा, फिशिंग होगा, एनिमल हस्बेंड्री होगा। राइट, ज्यादातर लोग रूरल सेक्टर में एंगेज होंगे। तो ये है। अब देखिए वाटर सप्लाई का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां दिया गया है कि रूरल सेटलमेंट जो होते हैं जनरली पानी के सप्लाई, यानी रिवर वैली सिविलाइजेशन वाला देश है हमारा। राइट, हम पुराने समय से पानी का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जहां पे भी गांव बसे हैं तो रिवर, लेक, स्प्रिंग, राइट, इन सब के आधार पे पहले बना, और कुछ आइलैंड्स और स्वैम्पी लैंड के अराउंड भी बना, इनको हम कहते हैं वेट पॉइंट सेटलमेंट। तो वेट पॉइंट सेटलमेंट नाम ही है तो समझिए कि पानी का बेसिस पे बना हुआ रूरल सेटलमेंट, जहां पे पानी ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बेसिक नीड, राइट, इन सब के लिए, इरिगेशन ऑफ फार्म लैंड के लिए, फिशिंग के लिए जरूरी है। अब लैंड क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, तो यूरोप में अगर आप देखेंगे विलेजेस जो ग्रो करा उन्होंने रोलिंग प्लेन्स पे, ऐसे कुछ हिल्स हैं जिनको रोलिंग प्लेन्स कहते हैं, उसके टॉप पे ग्रो करा। राइट, क्योंकि वैली में क्या होता था, फ्लडिंग होता था या स्वैम्प होता था। राइट, यहीं पे आप देखिए दूसरे जगह पे दिया गया है कि साउथ ईस्ट एशिया में चूज टू लिव नियर लो लाइंग रिवर वैलीज, तो हम रिवर वैली के किनारे बसे, फर्टाइल लैंड के ऊपर। अब अपलैंड वाला सेटलमेंट भी देखिए कि अपलैंड जहां पे है या हाईलैंड जहां पे है वहां पे फ्लडिंग नहीं होती, तो जहां पे फ्लडिंग वाला एरिया है वहां पे लोग ऊपर बनाते हैं, टीले के ऊपर मकान बनाते हैं, राइट, तो टेरेसेस के ऊपर, तो इनको ड्राई पॉइंट सेटलमेंट कहा गया। क्योंकि मार्शी लैंड में आप रहेंगे तो दिक्कत होगी, तो दूर करना अपने आप को फ्लड से, इंसेक्ट से, एनिमल से, पेस्ट से। वैसे अगर आपको नहीं पता हो, लुटियंस दिल्ली भी ऐसे ही बनाया गया था। जो आप देखते हैं लुटियंस दिल्ली आज, वो पहले रायसेना हिल्स था। तो रायसीना हिल से पहले लोग कहाँ सेटल हुए, ब्रिटिश जब सोचा उन्होंने बनाने का, तो पहले यमुना किनारे उन्होंने सेटलमेंट तैयार किया। राइट, जो कोरोनेशन ग्राउंड है आप देखेंगे नॉर्थ दिल्ली में, गांधी विहार और जो किंग्सवे कैंप वाला एरिया है, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के आसपास, पहले लोगों ने वहां बनाया सेटलमेंट, फिर वहां मलेरिया से परेशान, मच्छर से परेशान, तब उन्होंने बोला कि चलो इसको थोड़ा ड्राई पॉइंट बनाते हैं। तो दिल्ली का प्लानिंग अगर आप देखिए तो ये ड्राई पॉइंट सेटलमेंट की तरफ बना हुआ है, ये केस स्टडी आप समझ सकते हैं।
फिर आइए बिल्डिंग मटेरियल के आधार पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा बिल्डिंग मटेरियल होगा कहाँ पे, तो जहाँ लकड़ी अवेलेबल है, स्टोन अवेलेबल है, वहाँ वही यूज होगा। फिर बाद में लोगों ने ब्रिक्स और सीमेंट इंडस्ट्री को जब बढ़ावा मिला तो फिर वो चीजें करने लग गए। फिर आइए डिफेंस कितना बड़ा फैक्टर है, तो डिफेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, हॉस्टिलिटी, इनके लिए भी आप देखेंगे तो बहुत सारे जगह पे डिफेंस टाइप सेटलमेंट्स, हिल्स, आइलैंड्स, और इंडिया में आप फोर्टिफिकेशन देखेंगे तो समझ आएगा कि डिफेंस टाउन्स कैसे बने। नाइजीरिया में भी देखेंगे आप, जो हिलॉक्स होते हैं, इंसलबर्ग्स, बड़े बड़े चट्टान, उसके ऊपर बने हुए हैं डिफेंसिव साइट्स। राइट। आप प्लान सेटलमेंट की बात करें तो जब प्लानिंग इंट्रोड्यूस हो गया, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर आया, टेक्नोलॉजी बदली, तो गवर्नमेंट ने शेल्टर, वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड एक्वायर किया और उसमें प्रॉपर प्लॉटिंग करके चीजों को ऐसे बनाया। राइट। तो इसको बोलते हैं प्लैंड सेटलमेंट। तो आप देखिए इथियोपिया का एग्जाम्पल है, यहाँ पे कनाल इकोनॉमी, कनाल्स के दोनों तरफ जो है यहाँ पे बनाए। राइट। ऐसे ही आप देखिए इंदिरा गांधी केनाल कमांड एरिया प्रोग्राम बना, तो इसमें प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। कहीं पे भी आप देखिए, जैसे चंडीगढ़ का एग्जाम्पल देखिए, तो सुखुमाजरी, सुखना लेक और उसके आसपास जो है प्लानिंग की गई चंडीगढ़ की। तो रूरल सेटलमेंट का जो पैटर्न होता है आप देखेंगे, वो कुछ बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। जैसे आप देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, तो सेटिंग मतलब कहाँ पे है वो, लोकेटेड कहाँ है। राइट। तो प्लेन विलेज हो गया, प्लेटू विलेज हो गया, कोस्टल विलेज, फॉरेस्ट विलेज, डेजर्ट विलेज, ये हो गया सेटिंग के आधार पे, फिजिकल सेटिंग। फंक्शंस के आधार पे, अब जहां जो फंक्शन डोमिनेट करेगा वैसा नाम होगा। तो कुछ विलेजेस फार्मिंग डोमिनेटेड हैं तो फार्मिंग विलेजेस, फिशरमैन विलेजेस बोलते हैं ना, मछुआरों का गांव है, लंबरजैक विलेजेस जहां पे लोग लकड़ी का काम करते हैं, पेस्टोरल विलेजेस जहां पे लोग एनिमल रियरिंग करते हैं। राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स एंड शेप्स की बात की तो हमने अभी देखा कि बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, उसमें देखिए लीनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्टार, टी शेप, डबल विलेज, क्रॉस शेप। इसका इमेज अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां डिस्कस करेंगे। और एक कुछ लीनियर पैटर्न, अब मान लीजिए कोई रोड जा रहा है तो रोड के दोनों तरफ अगर सेटलमेंट बन जाएंगे तो ये लीनियर होंगे। राइट। तो ऐसे ही लीनियर है, रेक्टेंगुलर है, अलग अलग पैटर्न देखेंगे आप। तो यहाँ ये दिया हुआ है कि कैसा है लीनियर पैटर्न। राइट। कैसा है, क्रॉस शेप है, स्टार शेप है, उसके बाद टी शेप है, सर्कुलर है, डबल पैटर्न है, वाई शेप है। ऐसे बहुत सारे शेप्स आपको देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे प्रॉपरली आपको इमेजेस के थ्रू दे दिया गया है एनसीईआरटी में। तो ये समझने में कोई आसानी है, बट ध्यान रहे ये चीजों को आप प्रैक्टिस जरूर करिए लिख के। अब बात करते हैं यहाँ पे कि प्रॉब्लम्स क्या है रूरल सेटलमेंट पे। तो जैसा आप देखते हैं कि रूरल सेटलमेंट में अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि लैक ऑफ एम्यूनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअरली इक्विप्ड इंफ्रा जो है वो बड़ा प्रॉब्लम है, खास करके डेवलपिंग कंट्री में। राइट। सप्लाई ऑफ वाटर का इशू रहता है, डिजीज कंट्रोल नहीं है, वाटर बॉर्न डिजीज, कॉलेरा, जॉन्डिस, मलेरिया। राइट। ड्रॉट एंड फ्लड का सिचुएशन अक्सर आता है। ये सारी का सारी प्रॉब्लम है। उसके अलावा आजकल नया प्रॉब्लम क्या हो गया है, वेस्ट का बड़ा प्रॉब्लम आ गया है रूरल एरियाज में भी। राइट। और अनटाइमली अगर फ्लडिंग हो गया, रेनफॉल हो गया, तो वाटर लॉगिंग का इश्यूज हो गया है। तो वेस्ट और वाटर लॉगिंग जो है बहुत बड़ा इशू है आज के डेट में, तो रेनी सीजन में खास करके। राइट। ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। और आप देखिए यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट पे आइए, अब रूरल हो गया तो फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट जो है वो शुरुआत होती है, आप देखिए लंदन में 1810 के आसपास, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। ये मॉडर्न की बात कर रहे हैं, पुराने अर्बन सेटलमेंट जो ब्रोंज सिविलाइजेशन के थे उसकी बात नहीं हो रही है। या अगर एंशियंट में अगर आप देखेंगे तो ग्रीक्स एंड रोमन्स ने जो बनाया, या हमारे यहाँ मगध एम्पायर में जो बना, गुप्ताज में बना जा, वो भी था अर्बन। लेकिन ये जो मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन की बात है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, तो लंदन का डेवलपमेंट आप देखेंगे, और उसके बाद देखिए 175 सिटी, और अभी तो प्रेजेंटली 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन ओनली अर्बन एरियाज, ये हालत है। और ये बढ़ ही रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन और ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये तीन क्राइटेरिया है। राइट। फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो पॉपुलेशन साइज देखिए, तो ये भी यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे 1500 लोग रहते हैं, कोलंबिया में तो 2000, अर्जेंटीना में, पोर्टुगल में 2500, पोर्टुगल में भी 2000, उसके बाद आप देखिए यूएसए में 2500। राइट। एंड थाईलैंड में भी 2500, 5000 का लिमिट है इंडिया में। तो अलग अलग देश में अलग अलग क्राइटेरिया है कि कितने लोग होने चाहिए अर्बन कहने के लिए उसको। राइट। उसके अलावा डेंसिटी की बात की हमने, तो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया में। ऐसे ही आप कुछ कंट्री हैं जहां पे बहुत दूर दूर सेटलमेंट है, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली ये न्यूज में थे, हैप्पीनेस इंडेक्स की वजह से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये बहुत ऊपर आते हैं, क्योंकि इसमें सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है इन कंट्री का। जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, यहाँ पे 250 लोग हैं एक पर्टिकुलर एरिया में जो रहते हैं, उनका हम अर्बन बोल देते हैं। राइट। तो ये क्राइटेरिया आप देखिए। ऐसे ही अलग अलग देश में, जैसे आइसलैंड है और कनाडा है, वहां पे आप देखिए 300 से 1000 लोगों का ही जमावड़ा है एक जगह पे। तो बहुत वाइड स्केल आपके पास लैंड है और लोग बहुत कम है। यानी आप बोलिए तो पर पर्सन जो है
वो बहुत ज्यादा जमीन अवेलेबल है, पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी कहते हैं इसको, ये बहुत ज्यादा है अवेलेबल। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो आप देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है वहां पे। तो इटली के सेटलमेंट जिसको आप अर्बन कहते हैं, वहां पे 50% इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। इंडिया में हमने क्राइटेरिया क्या है, 75% आपका होना चाहिए जो अर्बन कैटेगरी के फंक्शंस में जुड़े हों। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करिए तो वहां म्यूनिसपैलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड एरिया काउंसिल। लेकिन लैटिन अमेरिका की बात करिए तो ब्राजील एंड बोलीविया में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज कंसिडर्ड अर्बन इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन साइज। लोग कितने भी हों, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है मतलब वो अर्बन है। राइट, ये है कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। अब आइए लोकेशन पे। तो लोकेशन एनालिसिस करेंगे अगर, तो देखेंगे कुछ टाउन्स और ये जो होते हैं वो सी पोर्ट के पास है, मिलिट्री सेंटर है, कुछ स्ट्रेटेजिक हैं। जैसे आप देखिए हमारे यहाँ पे लेह का कितना इंपॉर्टेंस है लद्दाख में, राइट। ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, आयरन एंड स्टील सिटीज की बात हम करते हैं जो हमारे यहाँ पे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावती एंड ऑल। तो ये सारे आप देखिए, कुछ जो है वो पुराने अर्बन सेटलमेंट हैं जो वाटर के नियर हैं, बिल्डिंग मटेरियल और फर्टाइल लैंड के आधार पर इन्होंने बनाया। राइट, तो आप पूरा गंगा सिस्टम देखिए, यमुना सिस्टम देखिए, इसके आसपास के सारे शहर देखिए आप। फिर पाइप्ड वाटर का सप्लाई जो है वो डिस्टेंट किया जा सके। तो ये सारी चीजें हैं लोकेशनल एनालिसिस में देखेंगे आप। और आप देखिए अर्बन सेंटर का फंक्शन जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ट्रेड फंक्शन, इंडस्ट्री फंक्शन, और खास करके पुराने सेंटर्स आप देखेंगे, अर्लियर टाउन्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस इन्हीं आधार पर बनता था। अब ये टेक्नोलॉजी आधार पर भी बन रहा है, रिक्रिएशन आधार पर भी बन रहा है, रेजिडेंशियल टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, ट्रांसपोर्ट एंड माइनिंग टाउन्स। तो स्पेशलाइजेशन आ गया, इनको कहते हैं स्पेशलाइज्ड टाउन्स जो अब क्रिएट हो गया फंक्शंस में। राइट, तो लंदन पोर्ट सिटी की तरह डेवलप हुआ। फिर चंडीगढ़ है, आप देखिए कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में डेवलप हुआ। और फिर अब आके आप देखिएगा तो कितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स आपको दिखेंगे, न्यू दिल्ली, कैनबेरा, बीजिंग, एडिस अबाबा, वाशिंगटन डीसी। राइट, ऐसे ही आप देखिए बहुत सारे, न्यूयॉर्क, आप देखिए चेन्नई। तो ये सब एग्जाम्पल दिया है। ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स में कितने सारे नेम्स आते हैं आपको, कांसास है, फ्रैंकफर्ट है, एम्स्टरडेम है। राइट, यहाँ लाहौर, बगदाद, आगरा। राइट, ये सारे कॉमर्स के ऊपर है। मैनचेस्टर की बात हम करते हैं तो वो सारे आप देखिए। फिर कल्चरल टाउन्स, कल्चरल टाउन्स आते ही सबसे पहला नाम आपके दिमाग में वाराणसी आएगा। राइट, उसके बाद आप देखिए जगन्नाथपुरी की बात हम करते हैं। ऐसे ही आप देखिए इंडस्ट्रियल टाउन्स में तो पिट्सबर्ग है जो माइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इधर हमारे यहाँ पे बोकारो, धनबाद। राइट, ये सारा चीज आप देखिए इधर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। तो जैसा फॉर्म वैसा टाउन, तो कैसे फॉर्म्स हैं आपके पास। तो आप जिस तरीके से देखेंगे डेवलपिंग कंट्री में, आप देखिए कि डिफरेंसेस क्लियर कट होता है डेवलप्ड नेशन से, अगर यहाँ के टाउन्स और वहां में। तो कुछ तो हिस्टोरिकल टाउन है और कुछ जो हमने क्रिएट किया प्लानिंग से, चंडीगढ़, कैनबेरा, ये सारा का सारा। राइट, ऐसे ही एडिस अबाबा जो है इथियोपिया का, उसको देखिए आप कैसे उन्होंने बनाया है इसको, एडिस अबाबा को। तो एडिस का मतलब है न्यू, अबाबा मतलब फ्लावर, न्यू फ्लावर मींस न्यू टाउन, 1878 में। और इसका प्लानिंग दिया गया है, एक केस स्टडी इथियोपिया से आपको दे दिया गया है यहाँ पे, कि इसमें कैसे मार्केट्स हैं, कैसे रोड्स क्रिएट किए गए हैं, एजुकेशनल सेंटर के आधार पे नोडल सेंटर बना और फिर ये डेवलप हुआ। कैनबेरा 1912 में अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट थे वॉल्टर बरी ग्रिफिन, इन्होंने डेवलप किया इसको। जैसे हम बोलते हैं चंडीगढ़ ली कॉर्बूसियर ने किया, लुटियंस ने दिल्ली को किया। तो ये सारे आप देखिए प्लानिंग और इनका मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लान सिटी जो है वो आपको देखने को मिलता है। इसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स में देखिए तो कितने सारे नेम्स हैं आपके, टाउन, सिटी, मिलियन सिटी, कॉन्वर्बेशन, मेगालोपोलिस। तो ये जो है हायरार्की ऑफ सेटलमेंट दिखाता है, बड़े से छोटे क्रम में अगर आप इसको सजाएं तो ज्यादा नंबर में क्या होंगे, नीचे टाउन्स होंगे, फिर उससे कम नंबर में सिटी होंगे, उससे कम नंबर में आपको देखेंगे मेगापोलिस होंगे, सबसे ऊपर कॉन्वर्बेशन होगा। तो ये जो आप देखते हैं यहाँ पे जो ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसमें आप ये हायरार्की देख सकते हैं। राइट, ये साइज और सर्विसेज के आधार पे लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा किसी जगह पे टाउन ही मिलेगा, मेगालोपोलिस एक आध मिलेगा एक कंट्री में आपको। तो टाउन क्या है, फंक्शनल कॉन्ट्रास्ट पे बना हुआ है। आप देखिए सिटी है, जो लुइस ममफोर्ड का जो क्लासिफिकेशन है उसमें देखेंगे, सिटी एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन पाए जाएंगे और रूरल लाइफ से वो इमर्ज करता है एज अ मार्केट और वहां से इकोनॉमिक फंक्शंस के आधार पे डेवलप करता है। फिर कॉनरबेशन जो है, ये कॉन्सेप्ट आया वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास। गेडीज थे, पैट्रिक गेडीज, इन्होंने 1915 में ये काम दिया, बताया ये कॉन्सेप्ट कि अगर एक बड़ा सेंटर है और उसके आसपास बहुत सारे सेंटर हैं, अगर वो आपस में जुड़ के काम करेंगे तो इसको बोलेंगे हम कॉनरबेशन। राइट, जैसे लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो का आप आसपास का देखेंगे, उसके आसपास के एरिया जो हैं वो उन्होंने जोड़ रखे हैं।
जैसे दिल्ली एनसीआर भी एक कॉन्वर्पेशन की तरह डेवलप हो रहा है। फिर आता है मिलियन सिटी, जिसका पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा हो। इंडिया में तो 54 मिलियन सिटीज लास्ट सेंसस में ही थे, अब कितने हो गए होंगे आप सोचिए, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब कहा जाता है 2030 तक 662 सिटीज हो जाएंगे 1 मिलियन सिटीज इन द वर्ल्ड। और मेगालोपोलिस जो 1957 में जॉन गॉटमैन ने दिया, जिसको बोलते हैं ग्रेट सिटी कॉन्सेप्ट, तो एक इतना बड़ा शहर जिसका पॉपुलेशन 25 मिलियन से ऊपर हो, राइट। तो ये जो है आप देखेंगे कि बड़े शहर जैसे वॉशिंगटन है, बॉस्टन है, ये सब मेगालोपोलिस में आता है। ये ट्रेड के ऊपर, स्पेशलाइजेशन के ऊपर है, वर्ल्ड सिटी का नाम लेते हैं कि ये बड़े बड़े शहर हैं। तो जैसे इंडिया में मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, वैसे ही आप टोक्यो है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, ये जो गिने चुने शहर हैं ये मेगालोपोलिस है। और मेगा सिटी का कॉन्सेप्ट आप देखिए यहाँ पे, कि यहाँ मेगा सिटी मतलब 10 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हो। तो इसका पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे 31 मेगा सिटीज का, राइट। और प्रॉब्लम्स क्या है सेटलमेंट का डेवलपिंग कंट्रीज में खास करके, तो सारा का सारा देखिए, पॉपुलेशन, कंजेशन, ट्रैफिक, ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज डिस्पोजल, राइट, ये सारे एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब हम जानते हैं बीइंग इंडियंस के हमारे शहरों में भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। तो इसको याद रखने के लिए हमें कोई अलग से एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा। फिर यहाँ दिया गया है प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेशली अर्बन सेटलमेंट, जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है, तो लोग बाहर रहते हैं या फिर स्लम्स में रहेंगे। तो स्लम या स्क्वाटर सेटलमेंट मोस्टली आप देखेंगे 60% लोग इसी तरह के सेटलमेंट में रहते हैं हर शहर में, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली पुअर है, राइट। तो अर्बन पुअर एक अलग से कैटेगरी आ गया है पोवर्टी में, आप देखेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है ही, और अर्बन एरिया सैचुरेट होता जा रहा है, सारे अपॉर्चुनिटी अर्बन एरिया में है, तो लोग माइग्रेट करके अर्बन एरिया आते हैं। तो बेसिक नीड्स जो है वो मीट नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हेल्थ हो और बेसिक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन हो, ये सारा चीज, और इसके वजह से आप देखेंगे सेक्स रेशियो डिस्टॉर्टेड होता है, क्राइम रेट बढ़ता है, राइट। और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो आपके पास है ही, तो सारा का सारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, वेस्ट डिस्पोजल से, सीवेज सिस्टम का, पोल्यूशन ऑफ एयर जो है, वो सारा प्रॉब्लम है। तो यूएनडीपी ने आप देखेंगे यहाँ पे ना अर्बन स्ट्रैटेजी बनाया कि कैसे इसको डीकंजेस्ट करना है, चीजें करना है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, अपने रूरल एरियाज को स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। अगर हमारा रूरल एरिया स्ट्रेंथ नहीं पाएगा तो अर्बन एरिया कभी डिकंजेस्ट नहीं होगा, अर्बन प्रॉब्लम्स होंगे ही, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और लिविंग और मुश्किल होता जाएगा। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ये डेवलपिंग कंट्री में सबसे बड़ा इशू है, आप देखेंगे, राइट। इसके लिए कहते हैं कि गांव का विकास होना जरूरी है अगर आपको शहरों को ठीक रखना है तो। और शहर आपके मशीनरी के मेन पार्ट हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और वहां से सारा सर्विसेज कंट्रोल होता है। तो शहरों को ठीक रखने के लिए गांव को ठीक रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये एक सिस्टम्स अप्रोच है, सिस्टम में हर पार्ट को अपना जो है रोल प्ले करना पड़ेगा। हमें सारा सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स के एस्पेक्ट्स, जो कि इस चैप्टर में दिया गया था, और कितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के नेम थे, राइट। तो इसको आप जरूर पढ़िए, समझिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम अगले सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अगली किताब एनसीईआरटी की क्लास 12 की, जो है पीपल एंड इकोनॉमी। तो ये पूरी सीरीज को प्लीज आप देखिए और शेयर जरूर करिए। बेस्ट विशेस।